हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग यूपीएससी मेंस से संबंधित एथिक्स का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। यहां पर हम लोग नीति शास्त्र के निर्धारक तत्वों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर हम लोग एथिक्स के बारे में पहले ही जान चुके हैं, एथिक्स के कॉन्सेप्ट को भी जान चुके हैं, एथिक्स कैसे कार्य करता है। एथिक्स जो है ये रीत, प्रचलन या आदत का व्यवस्थित अध्ययन है। और रीत, प्रचलन या आदत मनुष्य के वे कर्म होते हैं जिसका उसे अभ्यास हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि एथिक्स जो है मनुष्य की जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उनकी परीक्षा करता है, उसके आधार पर उन्हें उचित या अनुचित की यानी नैतिक या अनैतिक की संज्ञा प्रदान करता है। मनुष्य के ये जो आप कर्म देख रहे हैं या उसका जो व्यवहार देख रहे हैं, ये कुछ कारकों का परिणाम है जो उसके व्यवहार में आप पाते हैं। तो यहां पर हम उन कारकों को या जो रीत या व्यवहार का सृजन करते हैं, जिनके अनुसरण की अपेक्षा समाज के अपने सदस्यों से करता है, तो वो चीजें हम यहाँ जानेंगे। वो कारक कौन कौन से कारक हैं जो किसी मनुष्य के व्यवहार को निर्धारित करते हैं या उसको तैयार करते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के कारक आ जाते हैं, एक तो आंतरिक आ जाता है और बाहरी आ जाता है। आंतरिक में सामाजिकरण प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक है, धार्मिक है, ऐच्छिक कर्म आ जाते हैं। बाहरी में आप देखेंगे विधायी ढांचा आ जाता है, संस्थागत ढांचा आ जाता है, न्यायपालिका आ जाती है और लोक प्रचार और संचार के साधन आ जाते हैं जिनसे मनुष्य की रीत या व्यवहार का सृजन होता है। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आंतरिक तत्वों के बारे में जानेंगे। इसमें पहला आपका जो टॉपिक है वो समाजीकरण। तो हम समाजीकरण की प्रक्रिया को जानेंगे, कैसे समाजीकरण के जरिए बच्चा समाज में मौजूद आचरण व्यवहार के प्रतिमानों को सीखता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। समाजीकरण उन सभी प्रक्रियाओं का समुच्चय है जिसके माध्यम से बच्चे को, जो कि समाज से तटस्थ या अनभिज्ञ है, इसको सामाजिक व्यक्ति में रूपांतरित किया जाता है। एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, उनका नाम था जॉन लॉक। शायद यहाँ पे कुछ लोगों ने सुना होगा जॉन लॉक के बारे में। तो जॉन लॉक ने कथन एक दिया था कि नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है। स्लेट का मतलब आप जानते होंगे, बचपन में मैंने स्लेट पर ही पढ़ना सीखा था, लिखना सीखा था। यानी पहले चला करती थी, अब तो नहीं चलती हैं। पहले लकड़ी की स्लेट होती थी, उस पर खड़िया का जो घोल होता है उसकी सहायता से एक लकड़ी की एक छोटी सी कलम दे दी जाती थी, उससे लिखना होता था। उसको स्लेट बोलते हैं। तो स्लेट अब तो नहीं चलती है। जो लोग स्लेट को जानते हैं वो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप अपने घर वालों से पूछ लेना, वो आपको बता देंगे। तो जॉन लॉक का कथन यही था कि नवजात शिशु जो पैदा होता है उसका मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है और उस पर वो अपने जीवन के अनुभवों को गढ़ता है। ये उनका कथन था। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसको समाज के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। आप में से कुछ लोग सोचेंगे, सर जब बच्चा पैदा होता है तो क्या वो सोशल उसको कह सकते हैं हम लोग? अब सोशल होना क्या है? सोशल होना यह है कि जब हम लोगों को समाज के तौर तरीकों, समाज की जो प्रचलन है, आदतें हैं, रिवाजें हैं, उनका ज्ञान होता है और समाज के अकॉर्डिंग हम व्यवहार करते हैं, यानी उसी के अनुरूप हमारा व्यवहार होता है। तो ऐसे में हम सोशल कहलाए जाते हैं। अब चूंकि एक बच्चा पैदा हुआ है, उसको समाज का तो ज्ञान है ही नहीं, तो उसको सोशल हम नहीं कह सकते हैं। इसके बाद एक शब्द और आता है, इसको कहते हैं अनसोशियल। अनसोशियल का मतलब है असामाजिक। असामाजिक होना क्या है? देखिए, जब हम लोग आईएएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो खास करके युवाएं जितने जो भी युवा हैं, यानी बॉयज़ या गर्ल्स, सब में एक कहीं ना कहीं सुपर ह्यूमन टाइप की फीलिंग आती है कि भाई आईएएस की तैयारी करना स्टार्ट कर दी है। आप लोग वगैरह अपना जो डीपी वगैरह जो है ये सब चेंज कर देते हैं, आईएएस के फोटो लगा देते हैं कि भाई लपसना जाना है, हमें ये कार होगी, इस तरह से हमारा रॉब होगा। आप इस तरह से मतलब सब कुछ करते हैं, खास करके सब लोग करते हैं। यानी मैं किसी एक की नहीं कह रहा हूँ, ये सभी की होता है। शुरुआत में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो एक अलग ही जोश होता है। लेकिन जब आप 2 या 3 साल तक इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, उसके बाद जब आप प्रीलिम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर क्या होता है? प्रीलिम्स में मोस्टली बच्चे फेल हो जाते हैं। और फेल होने के बाद चूंकि आपने इतने जोर शोर से अपना प्रचार किया था, अपने जोर शोर से अपने जो कलीग्स हैं उनको चिढ़ाया था कि मैं तो आईएएस बनूंगा, आईएएस की प्रिपरेशन करूंगा, ऐसे में उनको सबको मौका मिल जाता है। वो सब ताने मारते हैं, ताना मारना ही कहते हैं, कमेंट करते हैं कि हाँ भाई क्या हुआ आपके आईएएस का? आप तो बड़े जोर शोर से लगाते थे, स्टेटस लगाते थे कि हमें लपसना जाना है, कार मिलेगी, ये होगा वो होगा, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, मतलब तमाम तरह की आप जो बातें करते थे। क्या हुआ उसका? आप ऐसे में ये करते हैं, अपने आप को उन कमेंट से या उन तानों से बचाने के लिए अपने आप को पृथक कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, यानी उनसे मिलना जुलना छोड़ देते हैं। तो ऐसे में आप अनसोशियल कहलाएंगे। यानी आपका जो समाज से पृथक्करण हो गया है या अलगाव हो गया है, ऐसे में आपको अनसोशियल कहा जाएगा, क्योंकि आप समाज से मिलना नहीं चाह रहे हैं। वो रीजन यही है, रीजन ये है कि आप अपने आप के जो आपके ऊपर जो कमेंट किए जाते हैं उनको आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस वजह से अपने आप को आपने सेपरेट कर लिया है। आप शादी ब्याह या कोई फंक्शन होता है उसमें भी जाने से बचते हैं। तो ऐसी अवस्था में आप
अनसोशियल कहलाएंगे। अब चूंकि बच्चे पर ये अप्लाई करके देखते हैं, क्या बच्चा अनसोशियल है? नहीं है भाई, बच्चे को पता ही नहीं है समाज के बारे में, उसे यही नहीं पता है कौन कौन लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे व्यवहार वाले हैं, हमारे दोस्त बनेंगे, उसे कुछ नहीं पता, अभी भी पैदा हुआ उसे नहीं पता है, तो उसको हम अनसोशियल भी नहीं कह सकते हैं। एक शब्द और है सोशियल में ही, ये है यहाँ पर एंटी सोशियल। एंटी सोशियल का मतलब यहाँ पर होता है समाज विरोधी। समाज विरोधी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो समाज के अहित को करता है, समाज में अहित करता है, यानी समाज के विरुद्ध जाता है, समाज में जो भी प्रचलित रीति रिवाज या मान्यता हैं उनके विरुद्ध जाता है, समाज में ऐसी गतिविधियां करता है जिससे समाज के लोगों को नुकसान पहुंचता है, ऐसे व्यक्ति को एंटी सोशियल कहा जाता है। तो बच्चे में तो ये भी गुण नहीं है, एंटी सोशियल वाला भी गुण नहीं है। तो फिर बच्चे के लिए एक शब्द आता है असोशियल। जहां जहां ए लग जाता है उसका मतलब हो जाता है तटस्थ। तो असोशियल होता है बच्चा, यानी बच्चे को समाज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है, वो बिल्कुल तटस्थ होता है। ना उसको ये पता है कि हमारे माता पिता कौन है, उसको ये भी नहीं पता है कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमसे अच्छे से व्यवहार करेगा, हमारी जात क्या है, धर्म क्या है, उसको कुछ भी नहीं पता है। वो तटस्थ होता है, समाज तटस्थ होता है, अनभिज्ञ होता है। बच्चे की जो पहली पाठशाला स्टार्ट होती है वो होती है परिवार से, और परिवार में भी सबसे पहली जो पाठशाला प्रदान करने वाली जो उसकी शिक्षिका होती है वो उसकी माँ होती है। यानी आपने सुना होगा एक डायलॉग है, संसार का सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। तो यही माँ जो है अपने बच्चे को सिखाती है। जैसे जैसे बड़ा होता है तो बच्चा 2 महीने के अंदर अंदर अपनी माँ को पहचानने लगता है, माँ को अच्छे से जानने लगता है कि ये हमारी माँ है। 6 महीने में अपने पिता, अपने जो भी नियर बाई उसके परिवार वाले हैं उनको भी जानने लगता है। आप ये देखेंगे बच्चा जब 2 या 3 साल का होता है तब तक बच्चे में सामाजिक ढंग से डेवलप नहीं हो पाता है। 2 या 3 साल का बच्चा किसी को भी थप्पड़ मार सकता है। अपने घर में आप आजमा के देख लीजिए, कोई भी छोटा बच्चा हो उसको आप कुछ भी कह दीजिए, अगर बच्चा थोड़ा सा नाराज हो गया वो ये नहीं देखेगा कि ये दादाजी हैं, हमारे पापा हैं, मम्मी हैं, नहीं, थप्पड़ मार देगा वो, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, उसको ये पता नहीं है कि किसकी का मान सम्मान कैसे किया जाता है, उसको ये बिल्कुल बोध नहीं है। फिर उसकी माँ उसको समझाती है, नहीं सॉरी बोलो बेटा, डांटती भी, आंखें भी दिखाती है, ये भी होता है, आपने देखा होगा। तो बच्चे को 2 या 3 साल के बच्चे को पूरा ज्ञान नहीं होता है कि भाई हम क्या कृत्य कर रहे हैं और उस कृत्य का सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी माँ सिखाती है, माँ बताती है, नहीं सॉरी बोलो, आपने इनको मार दिया, तो बच्चा सीखता है धीरे धीरे करके। तो ऐसे करके उसको धीरे धीरे करके समाज का बोध होने लगता है, उसको ये एहसास होने लगता है कि हम जो क्रियाएं कर रहे थे वो गलत हैं। और ऐसे करके वो जो मानकीय आचरण है, यानी जो उसकी माँ सिखा रही है, वो आचरण को फॉलो करने लगता है। 4 से 5 साल की उम्र में आप ये देखेंगे बच्चा अपनी एज के सेम एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलने लगता है। उस समय जो बच्चे खेलते हैं उनमें बॉय और गर्ल का जो भाव है वो नहीं होता है। यानी आप ये देखेंगे खास करके 4 या 5 साल के जो बच्चे होते हैं, 3 से लेकर 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, वो लड़का लड़कियां एक साथ खेलते रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लड़का है या लड़की है, आराम से खेलते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, बाल्यावस्था में जाता है, 6 से 12 की एज में जाता है, उसको ये ज्ञान हो जाता है कि हम बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। तो इसी में बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग पृथक पृथक ग्रुप बन जाते हैं, यानी बॉयज़ के ग्रुप अलग हो जाते हैं और गर्ल्स के ग्रुप अलग हो जाते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि हम शारीरिक रूप से लड़कों से अलग हैं। इसी प्रकार लड़कों को भी एहसास हो जाता है कि हम लोग शारीरिक रूप से लड़कियों से अलग हैं। तो ऐसे करके आप ये देखेंगे इनके अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। तो मित्र समूह में यही होता है, बच्चा ऐसे करके मित्र समूह के जरिए जान जाता है कि हम क्या हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं शिक्षा संस्थाओं की। देखिए, शिक्षा संस्थाओं में जब बच्चा पहुंचता है तो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। आप अपने घर के किसी 3 से 5 साल के बच्चे को देख लीजिए, उसका कोई खिलौना वगैरह है या फिर उसकी कोई पसंदीदा चीज़ है, आप उससे लेकर देख लीजिए, बिल्कुल नहीं देने वाला। बहुत ही अपने आप में मन आ जाएगा तो आपको पकड़ा देगा, वरना वो आपके साथ शेयर नहीं करने वाला। शिक्षा से संस्थाएं एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए बच्चे में मिलनशीलता का भाव आता है कि बच्चा मेल जोल बढ़ाना, दूसरों के साथ रहना सीख जाता है कि भाई कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। यानी उसके अंदर विनम्रता आ जाती है, भागीदारी का गुण आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप क्या है भाई, जब कोई क्लास में जाता है तो क्लास में पहुँचने पर आप उसको लगता है कि केवल संसार में हम ही नहीं है और भी हैं। एक छोटा बच्चा जो होता है 4 या 5 साल का, वो ब्रह्मांड के केंद्र में खुद को रखकर देखता है। यानी वो यही मान के चलता है मैं ही सब कुछ हूँ और मेरे अलावा और दूसरा कोई भी कुछ नहीं है। लेकिन जब वो शिक्षण संस्थाओं में पहुंचता है, खास करके स्कूल में पहुंचता है, तब उसे एहसास होता है कि मेरे अलावा भी और लोग हैं जो कि मेरे जैसे ही हैं। तो ऐसे करके उसमें भागीदारी का भाव आता है, सहिष्णुता का गुण उसमें विकसित होता है। स्कूल में और जो शिक्षाएं दी जाती हैं उसके साथ उसमें अनुशासन भी आता है। अनुशासन के अलावा वो सत्य बोलना सीखता है, ईमानदारी सीखता है, विनम्रता का गुण भी आता है। ये सारी चीज़ें वो शिक्षा संस्थाओं से सीखता है और ये आगे सीखता चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब वैसे ही वो किशोरावस्था में पहुंचता है, भाई 13 साल के बाद क्रॉस करता है, 13 से 19 के बीच पहुंचता है। उस समय उसको समाज का एक अच्छे से ज्ञान होने लगता है कि समाज में हमारी जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है,
राष्ट्र प्रेम की जो भावना होती है उस समय कूट कूट कर भरी होती है, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी होती है। तो ये सारी चीज़ों का उसे बोध हो जाता है कि समाज में चल क्या रहा है, राजनीति में भी इंटरेस्ट लेता है, उसके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस भी तैयार हो जाते हैं कि ये हमारे फेवरेट है, ये हमारी फेवरेट है, ये हमारा फेवरेट है, ये भी हो जाता है। तो ये सब गुण समाज में पहुंचकर उसको डेवलप होने लगते हैं, यानी समाज से सीखने लगता है कि हमारी जात क्या है, धर्म क्या है, हम किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये भावनाएं उसके अंदर विकसित होने लगती हैं। तो इसमें योगदान शिक्षा संस्थाओं का भी है और साथ ही साथ समाज का भी है। यानी आप ये देखेंगे 12 साल का बच्चा होते होते उसको समाज में ये रियलाइज हो जाता है कि हमारी जाति क्या है। आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, आपको कौन सी एज में पता चला था कि हमारी जाति क्या है। शुरुआत में आपको नहीं पता चला होगा, लेकिन 10 साल के ऊपर जब पहुंचे होंगे आपको एहसास होने लगा होगा कि मैं इस जाति से आता हूं, इस धर्म से आता हूं। और 13 साल के बाद आपके अंदर जो धार्मिक भावना थी वो और प्रगाढ़ हो गई होगी, बहुत स्ट्रिक्ट हो गई होगी कि भाई हमारा धर्म ये है, हमारी जाति ये है। तो ये जो प्रगाढ़ होने का रीजन है, इसके पीछे है फैक्टर है समाज। समाज आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है और आप उसी के अनुरूप करते जाते हैं। क्योंकि किशोरावस्था जो होती है, इसके लिए एक मनोवैज्ञानिक होते हैं जी स्टैनले हॉल, उनका कथन है किशोरावस्था प्रबल दबाव और तूफान की अवस्था है। क्योंकि इस एज में क्या होता है, बच्चों के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं। हार्मोनल चेंज का मतलब आप जान रहे होंगे, जो शारीरिक विकास है वो होने लगता है। लड़कियों में स्तनों का विकास होता है और इसके अलावा उनकी जो मासिक धर्म वगैरह वो भी स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से लड़कों में भी आप देखेंगे जो उनका वीर्यपात वगैरह होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाती हैं। तो बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को अब समाज में ये मान के चलता है कि भाई हम काफ़ी बड़े हो गए, काफ़ी जिम्मेदार व्यक्ति बन गए हैं। तो ऐसे करके अपने आप को समाज से जोड़ लेता है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके अलावा आप ये जानते हैं वर्तमान में संचार माध्यमों को आप नकार नहीं सकते हैं। संचार माध्यमों में आप इंटरनेट भी है, इंटरनेट पर आप देख रहे होंगे बच्चे को सब कुछ जानकारी, आपको जानकारी नहीं है लेकिन एक 10 साल का बच्चा उसको सब कुछ जानकारी है। उसका रीजन है संचार माध्यम के जरिए बच्चा जो कुछ सीख रहा है, जो कुछ देख रहा है, वही अपने आचरण में उसको फॉलो करने का प्रयास कर रहा है, वही वो करने का प्रयास कर रहा है। तो संचार माध्यम का भी एक बहुत बड़ा रोल है समाजीकरण में। यानी आपने देखा होगा आजकल मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है कि तमाम यूट्यूबर अपने जरा से व्यूज के लालच में इतनी गंदी गंदी गालियां बोलते हैं और बच्चे 10-10 साल के बच्चे ऐसे देखते हैं जैसे वो उनके रियल आदर्श हों। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए और हम सबको भी इनका विरोध करना चाहिए। क्योंकि इसका सबसे गलत प्रभाव किन पे पड़ेगा, जो बच्चे 10 साल के बच्चे जो उनकी बातें सुन रहे हैं, माँ बहन की गालियां यूट्यूबर्स के मुंह से सुन रहे हैं, उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा आप समझ सकते हैं। जब वो बच्चे बड़े होंगे तो कितने दूषित हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं संचार माध्यम अगर सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है, तो भी बड़ा दिक्कत हो जाएगी। और सकारात्मक है तो बहुत बेटर है, सकारात्मक होंगे तो नैतिक आदर्श सीखने में और ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी प्रक्रियाएं बच्चे के समाजीकरण में सहायक होती हैं और ऐसे करके बच्चा समाज के तौर तरीकों के बारे में जान जाता है। आई होप यहां तक आपने समाजीकरण का जो टॉपिक है, समाजीकरण का जो पहला कारक है, फैक्टर है, ये अच्छे से जान लिया है। अब अगले कारक पर हम बढ़ते हैं। अगला कारक है यहां पर मनोवैज्ञानिक कारक यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर वास्तव में मनुष्य के व्यक्तित्व का गुण है और ये इसी से डिसाइड होता है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है पर्सनैलिटी, इसका हिंदी रूपांतरण है। और पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से मिलकर बना है। पर्सोना का अर्थ जो होता है वो होता है नकाब या फिर मुखौटा। देखिए शुरुआती दिनों में पर्सनैलिटी को केवल मनुष्य के बाहरी आवरण के तौर पर देखा जाता था, यानी मनुष्य ने क्या पहना है, किस तरह के हाव भाव हैं, विचार हैं, यानी किस तरह से वो बर्ताव कर रहा है, इस रूप में व्यक्ति की पर्सनैलिटी को देखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे साइकोलॉजी का क्षेत्र बढ़ता गया है वैसे वैसे पर्सनैलिटी का भी दायरा बढ़ता गया है। इसमें फिर मनुष्य के जो आंतरिक विचार हैं और उसका जो बाहरी कह सकते हैं इंटरफेस है, दोनों को फिर काउंट किया गया है और ऐसे करके फिर पर्सनैलिटी को बनाया गया है। यानी अगर आप साइकोलॉजिकल फैक्टर के वे में यहाँ पर व्यक्तित्व को लेंगे तो यहाँ पर इसका अर्थ निकल कर आता है कि उस व्यक्ति का किसी वस्तु को देखने का नजरिया, विजन क्या है और किसी वस्तु या किसी प्राणी को वह किस प्रकार देखता है, कैसे उसके बारे में सोचता है, ये हो जाता है मनोवैज्ञानिक कारक। तो ये सोच, ये नजरिया जो है ये वास्तव में उसके व्यक्तित्व का गुण है। भाई जैसा मनुष्य होगा, जैसा उसके आचार विचार व्यवहार होगा, जैसी उसके अंदर कह सकते हैं जो भी उसके अंदर मूल्य विकसित हुए होंगे, उसके आधार पर वो ये सब नजरिया बनाएगा, किसी के प्रति भावना बनाएगा या सोच बनाएगा। व्यक्तित्व का कोई स्थायी प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट। इसको अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट के रूप में जाना जाता है। अब देखिए कॉन्सेप्ट होता क्या है, बचपन से आप कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट चिल्ला रहे हैं, लेकिन है क्या ये कॉन्सेप्ट, ये भी जान लीजिए। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ कॉन्सेप्ट के बारे में, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए आपके सामने 4 प्राणी ले रहा हूं मैं, एक तो गाय ले रहा हूं, ठीक है। अगला प्राणी आपके सामने भैंस है, बकरी है और भेड़ है। अब इन चारों में कॉमन क्या है, इन चारों में कॉमन आपको ये एक चीज दिखती है कि सब दुधारू हैं, यानी कि दूध देने वाले पशु हैं, दुधारू हैं। तो ये क्या है, दुधारू होना एक कॉन्सेप्ट है,
सामान्य कॉन्सेप्ट, यानी आपने जब भी इन पशुओं को देखेंगे तो सामान्य रूप से एक बात कह सकते हैं कि गाय है तो दुधारू पशु है, भैंस है दुधारू पशु है। तो ये आपका एक सामान्य सा कॉन्सेप्ट हो गया। उसी तरह से पर्सनैलिटी का ये कोई कॉमन कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई एक कॉमन हम व्यवहार या आचरण हम उसको फिक्स कर दें कि यही होगा सब जगह, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर व्यक्ति अलग अलग है, हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ अपनी नैसर्गिक या जन्मजात प्रतिभाएं होती हैं, उनके अकॉर्डिंग उसका व्यवहार या आचरण होता है, उसके अपने अपने मूल्य होते हैं। तो यहाँ पर हम इसके बारे में कॉमन कॉन्सेप्ट कोई नहीं बना सकते हैं, स्थायी प्रत्यय क्रिएट नहीं कर सकते हैं। समय समय पर व्यक्तित्व का जो है स्वरूप बदलता रहता है, यानी कि जरूरत पड़ने पर जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग मनुष्य अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। वास्तव में व्यक्तित्व उस ढंग को कहते हैं जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने परिवेश के साथ अनुकूलन करता है। देखिए, अनुकूलन का मतलब होता है, अनुकूलन वह प्रक्रिया होती है जिसके जरिए कोई व्यक्ति समाज में अपने आप को समायोजित कर पाता है। अगर व्यक्ति अनुकूलन करने में समर्थ नहीं है तो वाकई में उसको बहुत ज़्यादा बाधा होगी। जैसे आपने देखा होगा कई बार अखबारों में या मीडिया में आपने सुनने को मिला होगा कि कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो चयनित होने के बाद अपने जातिगत पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहते हैं और वो उनको छोड़ नहीं पाते हैं। इस वजह से उनके अपने अधीनस्थों के साथ या फिर अपने से बड़े अधिकारी के साथ उनको इंटरेक्ट करने में, उनके साथ मेल मिलाप करने में बड़ा दिक्कत आती है और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उनमें मार कुटाई की भी नौबत आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि भाई जात सूचक शब्द भी कह रहे हैं, तमाम चीज़ें होती हैं विभागों की, सब आपने पता होगी। तो ये होता क्यों? ये होता तब है जब आप अपनी जातिगत पूर्वाग्रहों से बहुत ज़्यादा जुड़े हों, अपनी जातिगत जो जड़ें हैं उनसे बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। मान लीजिए आपके जो कर्म यानी आपके ऑफिस में कोई ऐसा कर्मचारी है जो कि अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करके आता है और वो आपके ऑफिस में ही किसी ऊंचे पद पर बैठा है। अब चूंकि आपका वो बॉस है तो आपको उसके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना है, लेकिन आपके जो व्यक्तित्व है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में आपने वो चीज़ सीखी नहीं है तो आपको उसके साथ इंटरेक्ट करने में बड़ा दिक्कत होगी। लेकिन आपने केवल ये मान लिया कि भाई शिक्षा से कोई व्यक्ति किसी भी पद पर पहुंच सकता है, कोई व्यक्ति कहीं से कहीं तक जा सकता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। भाई उसका किसी मान लीजिए पर्टिकुलर कास्ट में जन्म हुआ है, उसमें उसका क्या दोष है, और आप उसके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, उसके साथ अच्छे से मेल मिलाप करते हैं, इसके ऑफिस के जो भी कार्य हैं उसमें सहयोग करते हैं, तो बेटर तरीके से काम भी हो पा रहा है, आप भी अच्छे से जॉब कर पा रहे हैं और वो भी अच्छे से जॉब कर पा रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है ये अनुकूलन कहलाती है। तो व्यक्तित्व में यही है, व्यक्तित्व स्थायी नहीं है, व्यक्तित्व समय के अकॉर्डिंग, परिवेश के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। व्यक्तित्व को लेकर यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं और ये सब मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये परिभाषाएं दी हैं। वैलेंटाइन है ये कि व्यक्तित्व जो है जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियां जो होती हैं इनका योग है, यानी कि जन्म से कुछ गुण मनुष्य के अंदर आते हैं और कुछ व्यक्ति अपने समाज से सीखता है, उनके आधार पर अपने व्यक्तित्व को यहाँ पर निखारता है। तो ये जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। यहाँ पे बोला गया व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। गुणों का मतलब क्या? मूल्य, यानी मनुष्य के जो मूल्य हैं, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, उनका एक समन्वित रूप है। यानी एक गुण क्या है? ईमानदार होना, ठीक है, सत्यनिष्ठ होना, ये गुण है उनके। तो ये सब क्या है? मनुष्य व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, इन्होंने इस रूप में देखा है। डेशिल हुए हैं, डेशिल ने लिखा है व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। यानी व्यक्तित्व का जो है संबंध है मनुष्य के व्यवहार से। मनुष्य जो भी व्यवहार कर रहा है, जो भी जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, जिस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसका पूरा जो संगठित व्यवहार है वो वास्तव में व्यक्तित्व है। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है G.W. ऑलपोर्ट, और इनकी परिभाषा को साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा, पर्सनैलिटी में जो है बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इन्होंने बताया है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है मनोशारीरिक। मनोशारीरिक का मतलब क्या है? मनोशारीरिक तंत्र व्यक्तित्व का एक ऐसा तंत्र है जिससे मानसिक और शारीरिक, इसमें दोनों ही पक्ष यहाँ पर आ जाते हैं। यानी यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इसमें इस तंत्र में खास करके जो तत्व हैं, शील गुण हैं, संवेग हैं, आदत है, ज्ञान शक्ति है, ये सब चरित्र है, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ये सब मानसिक गुण हैं, लेकिन इनके आधार पर व्यक्ति क्या है, बाहर में जो भी अपने क्रियाकलाप कर रहा है, अपनी जो ग्रंथियों से जो भी काम कर रहा है, वो उसके सब बाहरी गुण हैं। तो यहाँ पे मनोशारीरिक में दोनों आ जाते हैं, मनुष्य के मानसिक भी आ जाते हैं और शारीरिक भी आ जाते हैं। गत्यात्मक का मतलब क्या है? गत्यात्मक का मतलब ये है कि ये जो सब उसका व्यवहार है या उसके गुण हैं, ये स्थिर नहीं है, समय के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। इनका गत्यात्मक संगठन है और इन संगठन की वजह से ये वातावरण के साथ, यानी जो भी जो समाज है, जो भी जिस तरह का माहौल है, वो अपने आप को वहां पर समायोजित कर पाता है, इन सब के आधार पर अपने आप को समायोजित कर पाता है। तो ये आपने पर्सनैलिटी के बारे में, पर्सनैलिटी किस तरह से साइकोलॉजिकल फैक्टर डेवलप कर रही है, वो यहाँ आपने अच्छे से समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला कारक है अब आपका धार्मिक कारक। धार्मिक कारकों में आप ये देखेंगे, धार्मिक कारक जो मूलतः हैं वो दैवी शक्ति से जुड़े हुए हैं, यानी ईश्वर से जुड़े हुए हैं, और हर धर्म में उनके कुछ मानक बताए गए हैं और उन मानकों को उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनको
मानना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति उन धार्मिक मानकों के अगेंस्ट नहीं जा सकता है, ये धर्म का रूल है। यानी जो भी व्यवहार होगा सार्वभौमिक होगा, जितने भी लोग हैं धर्म को मानने वाले एक जैसा व्यवहार करेंगे, यही धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। तो धार्मिक ग्रंथों में ये उल्लेख होता है एक व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए, समाज को कैसे होना चाहिए। जैसे आप ये देखते हैं भारत में वर्ण व्यवस्था, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र देखते हैं, तो ये क्या है, वर्ण व्यवस्था। आपकी जो वर्ण व्यवस्था है ये धर्म ग्रंथों की ही देन है, जैसा कि आप अपने भारतीय समाज में देख सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये धार्मिक ग्रंथों के अकॉर्डिंग कैसे समाज डिवाइड होता है, कैसे समाज बनता है, कैसे समाज में मूल्य आते हैं या लोग अपना व्यवहार कैसे करते हैं, वो बताया गया है। ऐसे एग्जाम्पल दिया गया है ईसाई नैतिकता का। तो ईसाई नैतिकता का जो उल्लेख किस में मिलेगा, बाइबल में मिलेगा, क्योंकि ईसाईयत का प्रमुख ग्रंथ बाइबल ही है। तो ईसाई नैतिकता पश्चिम में आदर्श व्यक्तिगत व्यवहार के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। यानी जो बाइबल की शिक्षाएं हैं, तो जो भी वेस्टर्न लोग हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि आप बाइबल की शिक्षाओं का पालन करेंगे, बाइबल में जो भी सिद्धांत बताए गए हैं, जो भी नियम बताए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग अपना आचरण अपनाएंगे। तो ये बात अपेक्षा की गई है। इसी तरह से भारत में राम राज्य की जो अवधारणा है वो एक शासन प्रणाली से कहीं ज्यादा एक नैतिक समाज से है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है, और राम के चरित्र को यहाँ पे कंपेयर क्यों किया जाता है, कंपेयर इसलिए किया जाता है कि राम ने अपने जीवन में जिस तरह से एक आदर्श या फिर मर्यादा का पालन किया, उसी तरह से हर व्यक्ति को भी उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। जो पिता का आदेश था, पिता के आदेश का पालन किया, वन में गए, वन में रहकर भी अपनी नैतिकता को तोड़ा नहीं, अपने नैतिक नियमों के साथ कोई समझौता नहीं किया, यानी समाज के साथ जुड़कर चले, समाज को लेकर चले, समाज में जो भी लोगों ने उंगली उठाई उसका उन्होंने जवाब भी दिया, यानी एक मर्यादा भरा जीवन जिया। तो ये क्या है, राम राज्य की अवधारणा क्या है, एक नैतिक समाज की अवधारणा है। यानी एक नैतिक समाज के बारे में ये ज्ञान देती है। आप देखते होंगे कभी भी समाज में कुछ गलत होता है तो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो क्या कहते हैं कि इससे बेटर तो राम राज्य था, राम राज्य में ऐसा नहीं होता था। यानी कि राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट एक नैतिक समाज का कॉन्सेप्ट है, एक शासन प्रणाली का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक नैतिक समाज का है। यानी कि वहां पर मोरल वैल्यूज को ज्यादा, यहाँ वो कह सकते हैं वरीयता दी गई थी, मोरल वैल्यूज को ज्यादा वरीयता दी गई थी, और उसके अकॉर्डिंग वो समाज संचालित होता था, ना कि शासन के अकॉर्डिंग। तो ये चीज यहाँ पर यही कंपेयर किया जाता है वर्तमान से और राम राज्य से। धर्म आधारित नीति शास्त्र के स्रोत को ईश्वर यानी ईश्वरी कथन से संबद्ध किया जाता है। जैसे ईश्वर ऐसा कहते हैं इसलिए यही अनुकरणीय है, ईश्वर की इच्छाओं का अनुपालन ही अच्छे जीवन का मार्ग है, जो कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो यही अपेक्षा की जाती है, क्योंकि धर्म जो है ईश्वर से जुड़ा हुआ है, और ईश्वर के जो भी विचार या व्यवहार हैं वो धार्मिक ग्रंथों में उल्लिखित किए गए हैं, और वही बताया गया है कि आप सबको, जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको वही मानक व्यवहार सबको कॉमन रूप से फॉलो करने हैं। तो आई होप आपको धार्मिक वाला जो फैक्टर है ये समझ में आ गया होगा। आगे चौथा कारक है आपका ऐच्छिक कर्म। जो कर्म होते हैं, क्रियाएं जो होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक और दूसरी होती है अनैच्छिक। एथिक्स में आपकी केवल ऐच्छिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अनैच्छिक का नहीं किया जाता है। अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो आपकी शारीरिक क्रियाएं हैं, जैसे कि जो शरीर के अंदर के अंग हैं, जैसे हृदय की धड़कन है, आपके अन्य अंग हैं, मलमूत्र त्याग है, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं, इन पर आपका कोई जोर नहीं है। ऐच्छिक क्रियाएं वे हैं जो कि आप किसी इंटेंशन के साथ कर रहे हैं, जिसमें आपकी कोई चाह है, इच्छा हो रही है वो करने की, तो आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपकी ऐच्छिक क्रियाएं हैं। एथिक्स में केवल और केवल आपकी ऐच्छिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो अपनी इच्छा अनुसार कर्म करने या ना करने की स्वतंत्रता को ही संकल्प की स्वतंत्रता कहते हैं। यानी आप अपनी इच्छा अनुसार किसी इंटेंशन के साथ कर्म कर रहे हैं, तो वो स्वतंत्रता जो है वो संकल्प की स्वतंत्रता है। किसी व्यक्ति को अच्छा बुरा तभी हम कह सकते हैं जब उसके पास संकल्प की स्वतंत्रता उपलब्ध हो, यानी ऐसी स्वतंत्रता उपलब्ध हो। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप कर्म करने ही नहीं दे रहे हैं, तो आप उसके नैतिक या अनैतिक होने का अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। जब तक व्यक्ति कर्म नहीं करेगा, जब तक आप उसको स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप उसके नैतिक अनैतिक होने का परिणाम भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने देखा है और मैंने एग्जाम्पल बताया भी है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक पार्क में टहल रहा है और उसके टहलने से ना किसी को नुकसान हो रहा है ना किसी को फायदा हो रहा है, तो ऐसे उसके कर्म को नीति शून्य कर्म बोला जाता है, ना जिससे किसी को फायदा हो और ना ही जिससे किसी को नुकसान हो। इसको नीति शून्य कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छा बुरा कब काउंट होगा, अच्छा बुरा तब ये माना जाएगा जब मान लीजिए पार्क में जा रहा है ये व्यक्ति, किसी को गाली दे, किसी को मारे पीटे, तब हम कह सकते हैं बुरा है। पार्क में गया ये, किसी के साथ कोई दुर्घटना होने वाली है, उसने जाके बचा लिया, तो हम इसको कह सकते हैं अच्छा कर्म किया, नैतिक माना जाएगा। तो यहाँ पर आप जरूरी ये है कि उसको स्वतंत्रता हो, संकल्प की स्वतंत्रता हो, जिससे कि वो अपना आचरण कर पाए। तो ये आपका हो गया ऐच्छिक कर्म। ऐच्छिक कर्म को करने में कुछ फैक्टर और आ जाते हैं, कुछ चीजें और आ जाती हैं जो कि ऐच्छिक कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं, जिसमें अंत्य प्रज्ञा आ जाती है और एक अंत्यकरण आ जाता है। अंत्य प्रज्ञा और अंत्यकरण के बारे में हम जानेंगे। कई बार क्या होता है, अंत्य प्रज्ञा और अंत्यकरण हम एक दूसरे के पूरक के रूप में यूज कर देते हैं, जबकि इनमें जमीन आसमान का डिफरेंस है।
अंतःप्रज्ञा क्या है? किसी भी चीज को सहजता से समझने की क्षमता को अंतःप्रज्ञा यानी इंट्यूशन कहते हैं, और इसमें चेतन तर्क की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, आपने फ्राइड का जो मनोविश्लेषण सिद्धांत था, जो कि मैंने आपको बताया भी था, आपने पढ़ा है। फ्राइड ने जो है किसी व्यक्ति के मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं, चेतन यानी कॉन्सियस, सबकॉन्सियस और अनकॉन्सियस। चेतन, कॉन्सियस, सबकॉन्सियस और अनकॉन्सियस। समझ जाएंगे आप, सबकॉन्सियस, अनकॉन्सियस, यानी कि अनकॉन्सियस का मतलब होता है अचेतन अवस्था। तो यहां पर ये बात कही जा रही है, चेतन तर्क की आवश्यकता नहीं होती है। चेतन तर्क जो है किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का 1/10 भाग होता है, यानी मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसका 1/10 भाग जो होता है चेतन होता है। सबसे बड़ा भाग जो होता है अचेतन का होता है, 9/10 भाग। तो यहां पर जो अंतःप्रज्ञा है, अब आप समझ गए होंगे, अंतःप्रज्ञा के लिए मनुष्य को कोई मन में एनालिसिस नहीं करनी है, कोई ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है, तत्काल रिएक्ट करके प्रतिक्रिया कर देनी है। तत्काल आपको रिएक्ट करना है और रिएक्ट करके आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये हो गया आपका क्या, इंट्यूशन हो गया। एक एग्जाम्पल हम देते हैं, और एक एग्जाम्पल सुन लीजिए अब इसका। मान लीजिए आप किसी क्लास में शिक्षक हैं, आप किसी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और आप ये जानते हैं कि कोई बच्चा जब गलती करता है तो नर्वस हो जाता है। कोई बच्चा जब गलती करता है तो नर्वस हो जाता है। तो आगे से जब आप किसी बच्चों को देखेंगे वो नर्वस है, तो आप मान लेंगे उसने गलती की होगी, उसने कुछ भी जो आंसर पूछा गया वो गलत दिया होगा, तो आप ऐसा मान लेंगे। आप बिल्कुल उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे नर्वस किस कारण से है, क्या कोई फैमिली प्रॉब्लम है, या फिर बच्चे के मन में कोई और विचार चल रहा है इस वजह से नर्वस है। आप ये नहीं पूछेंगे, आप यही मान लेंगे केवल और केवल नर्वस क्यों है, उसने कुछ गलत आंसर दिया होगा, कुछ गलत काम किया होगा, कुछ शैतानी की होगी। आपके मन में केवल यही आ जाएगा। आप कोई भी जोर, यानी अपने दिमाग पर कोई जोर नहीं डालेंगे, सीधे सीधे आप यही करेंगे, कोई भी करेगा। एक एग्जाम्पल और देते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति आपके घर में, कोई छोटा बच्चा है, और जब भी कोई उसको कुछ काम करवाना होता है, जब भी उसकी कोई डिमांड होती है या फरमाइश जिसको हम बोलते हैं, कोई डिमांड होती है कुछ चीज मांगने की, तो आपके सामने आकर बड़ा मुस्कुराने लगता है, प्यार से आपको ट्रीट करता है। आप समझ जाते हैं कि बच्चे को कुछ ना कुछ चाहिए होगा, इसलिए मेरे आगे पीछे घूम रहा है। आप यही सोचते हैं। हो सकता है बच्चा आपसे बहुत ज्यादा अगाध प्रेम करता हो और आपके प्रेम में आपके आगे पीछे घूम रहा हो, और आपके मन में वही आया कि कुछ ना कुछ मांगने आया होगा, कुछ दिलवाने के लिए, कि आपसे कह रहा होगा कि हमें कुछ दिलवा दो, इसलिए ऐसा कर रहा है ये। तो ये जो आपकी सोच बनी हुई है, ये आपकी अंतःप्रज्ञा की सोच है। ये आपकी अंतःप्रज्ञा की सोच है, यानी आप अपने दिमाग का वहां पर 1% भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप तत्काल किसी भी घटना के आधार पर, किसी भी आप कह सकते हैं अनुभव के आधार पर या अवलोकन के आधार पर अपना जो भी है आप रिएक्शन है वो आप वहां पर दे रहे हैं। तो ये आपकी अंतःप्रज्ञा से संबंधित है। हालांकि बोला गया है यह पूर्णतः यादृच्छिक रैंडमली होता है, जो कि हमारे पूर्व के अनुभव हैं, अवलोकन है या अन्य द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित होता है। यानी हमारा जो अनुभव है या अवलोकन हम जो कर चुके हैं पहले, हम उन्हीं के आधार पर अपनी जो सामान्य राय है वो बना लेते हैं। जैसा कि आपके मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, दोनों एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। अंतःप्रज्ञा में किसी भी प्रकार का नैतिक विकल्प शामिल नहीं होता है, यानी किसी प्रकार का इथिकल वैल्यू यहां पर नहीं होती है। यह केवल एक अपेक्षा का ही परिणाम है। यानी आप जो अनुभव या व्यवहार आप देखते हैं उसी के आधार पर अपनी तत्काल राय बना देते हैं। वहां पर आप बिल्कुल सोचते विचारते नहीं है कि क्या परिस्थिति है, क्या कंडीशन है, सामने वाले की मनोदशा क्या है, सामने वाले के विचार क्या है, आप बिल्कुल कुछ नहीं सोचते हैं। आप केवल अपनी जो सामान्य सी आपने राय बना ली उसके बारे में, उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करते हैं। तो ये आपका अंतःप्रज्ञा वाला मैटर है। अगला आ जाता है अंतःकरण, इसको कंसाइंस कहते हैं। कंसाइंस वास्तव में मनुष्य के चेतन मन की क्रिया है, यानी मनुष्य अपने चेतना में होकर जो सही या गलत का निर्णय लेता है उसको अंतःकरण में रखा जाता है। यानी हम यहां पर इसको मोरालिटी वाले पोर्शन में रख सकते हैं। मोरालिटी का मतलब आपको मैंने बताया था कि आपकी जो अंतरात्मा की आवाज जो कहे वही आप काम कर रहे हैं, वो आपका अंतःकरण है या आपकी अंतरात्मा है, और वो मोरालिटी में आ जाती है। यानी ये मोरालिटी से जुड़ा हुआ है, मोरालिटी का एक पार्ट है। ये सही या फिर गलत के प्रति एक व्यक्ति की जो नैतिक समझ है, जिसे किसी व्यक्ति के व्यवहार हेतु एक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है, वो वास्तव में उसका अंतःकरण है। यानी इसको विवेक की पुकार या फिर अंतरात्मा की आवाज, इस रूप में इसको संदर्भित किया जाता है। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो विवेक की पुकार है, इसमें विस्तृत तार्किकता शामिल भी हो सकती है या फिर नहीं भी। एग्जाम्पल मैं यहां पर देता हूं। मान लीजिए आपके सामने कोई महिला आती है और वो झूठ मूठ का इतना ज्यादा रोना धोना उसका लगा है, आपको लग रहा है बहुत रियल हुआ है, इसके साथ अत्याचार हुआ है। देखा होगा कई ऐसी महिलाएं होती हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो नौटंकीबाज होते हैं। उनके लिए एक शब्द है नौटंकी करना या फिर ड्रामा करना। ड्रामा करने में नंबर 1 महारत हासिल होती है, और आप उनके ड्रामे में बहक जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग कोई अपना एक्ट कर देते हैं। उस एक्ट से क्या होता है, समाज में किसी दूसरे व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचता है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, आपका जो अंतःकरण है, अंतरात्मा, ये गलत भी साबित हो जाता है।
तो जरूरी यह है कि इसमें आपकी तार्किकता शामिल हो, तभी आपकी अंतरात्मा या अंतःकरण की जो आवाज है वो आपकी सही मार्गदर्शन कर पाएगी। और आपकी तार्किकता शामिल नहीं है तो हो सकता है भावनाओं में बहकर आप गलत डिसीजन भी ले लें, और गलत डिसीजन से क्या होगा, समाज का ही नुकसान होगा। परंतु यह स्थिति के उचित या फिर अनुचित के तौर पर निर्णय देने पर केंद्रित होती है, अर्थात इसमें नैतिक विकल्प शामिल होता है। यानी यहां पर आपके पास नैतिक विकल्प है कि क्या नैतिकता की दृष्टि से सही है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो यहां पर शामिल होता है। यानी कि जो हमने एथिक्स और मोरालिटी में जो सेंस समझा था, एथिक्स और मोरालिटी में जो एग्जाम्पल हमने समझे थे, वही एग्जाम्पल आप यहां पर अपने माइंड में रखकर देख लीजिए, आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप एथिक्स मोरालिटी वाला वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तो और चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी। तो ये होता है आपका अंत्यकरण। तो आप लोग अंत्यकरण और अंत्य प्रज्ञा को अब एक नहीं समझेंगे, दोनों का डिफरेंस आज आप जान गए हैं। अब आपके बाहरी तत्व आ जाते हैं, और बाहरी तत्वों में आपका पहला कारक है विधायी ढांचा, यानी जो कानूनी ढांचा है उसके बारे में बात हो रही है। आपका संसद है, यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति बैठते हैं, ये सब लोग मिलकर क्या बनाते हैं, आपके लिए कानून बनाते हैं। यानी आपकी विधायिका जो है देश के नागरिकों के लिए कानून तैयार करती है, और अपेक्षा यही की जाती है कि जो कानून बनाया गया है उसका सभी पालन करेंगे। और किसी क्षेत्र विशेष के लिए बनाया गया है तो क्षेत्र विशेष के लोग उसका पालन करेंगे। समझ रहे हैं आप। तो विधि में प्राय नैतिक मानदंडों का समावेश होता है जिनका अनुपालन अधिकांश नागरिक करते हैं। हालांकि कोई व्यक्ति जो कानून बनाए गए हैं उनका अगर उल्लंघन करता है उसको दंड भी दिया जाता है, सजा भी दी जाती है। आप लोग जानते हैं, मान लीजिए कोई कानून अगर उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, दंड के भागीदार भी होंगे, आपको दंड भी दिया जाएगा। कई राष्ट्र ऐसे भी हैं जहां पर सार्वजनिक जीवन में उचित आचरण और नैतिक मूल्यों का संविधान में उल्लेख है। जैसे यूएसए की बात की गई है, तो यूएसए के 50 स्टेट्स में से 47 स्टेट्स में लिखित रूप में नैतिक आचार संहिता को अपनाया गया है। यानी यहाँ पर लिखित रूप में एक रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं कि कैसा लोगों को व्यवहार करना है, कैसा मानक व्यवहार अपने जीवन में उन्हें अपनाना है। तो पूरी एक गाइडलाइन तैयार की गई है। भारत में भी आप देखेंगे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, इनको लेकर भारतीय परिस्थितियों में भी एक लोक सेवा विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। हालांकि अब तक ये पारित नहीं हो पाया है। इसमें सिविल सेवकों के बारे में कि उन्हें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, कैसे उन्हें अपनी सिचुएशन हैंडल करनी है, उन्हें पद पर रहकर किस तरह का नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करना है, पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया था। हालांकि अभी भी इसमें संशोधन चल रहा है और हो सकता है आने वाले सालों में ये पारित हो जाए। यह सिविल सेवकों के लिए कई नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कवायद नहीं हुई, हमारे यहाँ कवायद स्टार्ट हो चुकी है, हालांकि हम कुछ थोड़ा लेट हैं। आपके संविधान में भी कुछ ऐसे उपबंध दिए गए हैं जिससे कि आपसे अपेक्षा की गई है कि आप नैतिक बने। ऐसे ही में ही आपका आ जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संविधान द्वारा जो नागरिक हैं इनको 11 मौलिक कर्तव्यों का निर्माण किया गया इनके लिए, और इसे प्रत्येक नागरिक द्वारा मानना अनिवार्य है। हालांकि कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, अगर आप इनको नहीं भी मानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपेक्षा यही की गई है कि आप सभी लोग, देश के जितने भी नागरिक हैं, वो इन सबको फॉलो करेंगे। मौलिक कर्तव्यों को आपको पता ही होगा, 42वें संविधान संशोधन के जरिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी, उसके आधार पर इसको शामिल किया गया था। और कहां पर है ये, आपके आर्टिकल है 51A, इसमें ये रखे गए हैं, और आपका संविधान का भाग है 4 जिसमें ये शामिल है। उद्देश्य यही था कि नागरिकों का भी तो कुछ कर्तव्य हो अपने देश के प्रति। भाई, नागरिकों को मौलिक अधिकार भी मिल गए हैं, सब कुछ नागरिकों को मिल गया, लेकिन नागरिकों का भी तो देश के प्रति कुछ कर्तव्य हो, तो उस नैतिक कर्तव्य के लिए ये समाहित किए गए। शुरुआत में जब ये रखे गए थे तो इनकी संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन के जरिए, 86वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, उसके जरिए एक नैतिक कर्तव्य और बढ़ाया गया शिक्षा से संबंधित। तो ऐसे करके अब ये वर्तमान में 11 हैं। हालांकि इनकी जो प्रकृति है वो कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, यानी आप पर निर्भर करते हैं, आप इनको किस तरह से ले रहे हैं, कैसे आप सिंसियरली एक जागरूक नागरिक के रूप में, या एक कह सकते हैं भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अगर आप इनको लेते हैं, इनके अकॉर्डिंग अपना कृत्य करते हैं तो बहुत अच्छा है, और आप नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आप नैतिक रूप से कहीं ना कहीं गलत हैं। तो अपेक्षा यही की गई है सभी नागरिकों से कि आप इनको अपनाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके सामने मैंने पेश की हैं, ये विधायी ढांचे से आती हैं। अगला आता है संस्थागत ढांचा। यानी संस्थागत का मतलब क्या है, आप जिस भी संस्था में काम कर रहे हैं उन सब संस्थाओं के अपने कुछ ना कुछ रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइन बनी होती हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपको अपना व्यवहार करना है। तो नैतिकता को निर्धारित करने में संस्थागत घटक यथा आयोग, कार्यालय आदि की बड़ी भूमिका दिखाई देती है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का जो चौथा प्रतिवेदन है, इसमें शासन व्यवस्था में ये नैतिकता से संबंधित है कि शासन व्यवस्था में नैतिकता का कैसे पालन करना चाहिए। द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये बात स्पष्ट की है। अमेरिका के जो 36 राज्य हैं, इनमें बने एथिक्स कमीशनों के प्रतिवेदनों के माध्यम से काफी हद तक नैतिकता का यहाँ पे विकास हुआ है।
जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर जो होते हैं, जो एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस करने वाला आपके इर्द गिर्द कोई हो तो उससे पूछना ये हिप्पोक्रेटस की ओथ क्या है। जो हिप्पोक्रेटस हैं इनकी जो ओथ दिलवाई जाती है, इनकी जो कसम जो दिलवाई जाती है वो क्या है। हिप्पोक्रेटस की जो ओथ, आप जब डॉक्टर बनने जा रहे होते हैं तो हिप्पोक्रेटस की पूरी एक ओथ दिलवाई जाती है, यानी आपको पूरी कसम दिलाई जाती है कि आपको इसके अकॉर्डिंग ही व्यवहार करना है और यही मानक व्यवहार आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे वो यही आपको पालन करना है। तो ये इस तरह के हर विभाग में, चाहे आप पुलिस विभाग में हो, चाहे आप आर्मी में हो, तो वहां पर आपको एक ओथ दिलवाई जाती है, शपथ दिलवाई जाती है, जिससे कि आपसे अपेक्षा यही की जाती है कि आप जो संस्था के बनाए हुए नॉर्म्स हैं, संस्था के बनाए हुए मानदंड हैं, नैतिक कर्तव्य हैं, उनका पालन करेंगे। आपके इर्द गिर्द कोई आर्मी वाला भाई हो वो भी बताएगा। आर्मी में भी आप ज्वाइन करते हैं, जब आपकी फाइनल ट्रेनिंग हो जाती है उस समय ट्रेनिंग के दौरान आपको शपथ दिलाई जाती है कि आपको इस तरह का कार्य करना है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो कि देश के हित में ना हो, देश विरोधी हो। ये सब दिलाया जाता है, आपको बता देंगे। यानी जो जो संबंधित विभाग के व्यक्ति हैं उन सबसे अगर पूछेंगे सब बता। पुलिस वालों को अलग दिलाई जाती है, आर्मी वालों को अलग दिलाई जाती है, जो जितने विभाग हैं सब में दिलाई जाती है। तो हर विभाग के अपने कुछ नैतिक मूल्य भर हैं और उन मूल्यों के अकॉर्डिंग वहां पर उनको ये सब बातें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि आपको उन नैतिक मूल्यों के अकॉर्डिंग कैसे चलना है, कैसे अपना कह सकते हैं व्यवहार प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर ये संस्था का ढांचा आ जाता है, यानी ये सब चीजें आप जो सीख रहे हैं संबंधित विभाग से, ये सब संस्था का ढांचा के दायरे में आ जाती हैं। अब आपका अगला कारक है न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वयं नैतिक मानदंडों को विकसित करती है, यानी जो भी नैतिक मानदंड है इनको विकसित करती है। न्यायपालिका यानी जुडिशियरी आपकी संविधान की रक्षक तो है ही है, साथ ही साथ समाज के जो नैतिक मानदंड है इनको स्थापित करने में भी ये मदद करती है। अब ये कैसे मदद करती है, ये हम 2 केस आपके सामने आज रखेंगे, उसके जरिए आपके माइंड में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज के केस इतने मार्मिक हैं कि आपको झकझोर कर रख देंगे। आप यानी अंदर से आपके अंदर ये निकल कर आएगी, यानी अंतरात्मा की आवाज निकल कर आएगी कि ये भी हो सकता है, ऐसा भी हुआ है समाज में। दोनों केस एकदम एक दूसरे के विरोधी हैं, परस्पर विरोधी हैं, लेकिन दोनों केस जो है आपके नैतिक मानदंडों को समझने के लिए, न्यायपालिका की भूमिका समझने के लिए पर्याप्त हैं। पहला केस है आपका, ये 19 अप्रैल 2020 का है। ये जो डेट है, मैंने ये अखबार में जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था इससे संबंधित, उसकी डेट यहाँ पे ली हुई है। ये जो केस है आपका, ये कोरोना जो आपकी फर्स्ट वेव आई थी, उस फर्स्ट वेव के बाद आपको पता ही होगा कितने सारे लोग बेरोजगार हो गए, काम बंद हो गए, काम धंधे ठप थे बिल्कुल, कोई फैक्ट्री वगैरह कोई भी कह सकते हैं कोई किसी प्रकार का काम नहीं चल रहा था, सब लोग अपने घरों में बैठे थे और उस समय सबके सामने संकट था, कैसे अपनी आजीविका चलाएंगे, कैसे हम 2 वक्त का खाना खाएंगे, सबके सामने संकट था। तो जैसे तैसे करके सरकार ने धीरे धीरे करके कुछ कुछ चीज़ों को खोला है, कुछ कुछ मार्केट खोले गए हैं, कुछ कुछ दुकानें खोली गई हैं। तो उसी क्रम में ये घटना घटित होती है और ये घटना है नालंदा की, बिहार के नालंदा की घटना है। ये जो बच्चा है, इस बच्चे को आप देख रहे हैं, इस फोटो में देख रहे हैं, ये बच्चा और इनके साथ इनकी माँ है। इनकी जो माँ है वो थोड़ी विक्षिप्त है, यानी कि पिता एक्सपायर पहले ही हो गए हैं, तो इस वजह से इनकी माँ इनका माँ का जो माइंड है स्टेबल नहीं है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान इनके सामने भी आर्थिक संकट था कि भाई कमाएं कहाँ से, रोजी रोटी कहाँ से चलाएं। तो बच्चा मजबूरी में आकर क्या करता है, एक महिला का पर्स चुराकर भाग रहा होता है। वहीं लोग पकड़ लेते हैं, पकड़ कर क्या करते हैं, मार पिटाई करते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो बच्चा ही पुलिस तक पहुंच गया है, पुलिस के पास पहुंच गया है। अब पुलिस का तो नैतिक दायित्व तो है ही है कि भाई जो हमारे पास किसी ने कंप्लेंट फिल की है उस पर एक्शन लें, और उस एक्शन के तहत पुलिस क्या करती है, 24 घंटे के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। तो जो मजिस्ट्रेट थे, उन मजिस्ट्रेट ने इस बच्चे की पूरी कहानी सुनी कि इस बच्चे ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि माइनर है, 15-16 साल का बच्चा है। तो जज ने पूरा इसके केस का माजरा सुना कि क्या केस था, क्यों बच्चे ने ऐसा काम किया। और पुलिस वाले भी, क्योंकि पुलिस वालों ने भी इससे पूछा था कि बेटा क्यों किया, किस इंटेंशन के साथ किया, तो उसने अपनी जो कहानी बताई वो इतनी मार्मिक कहानी थी कि उसको सुनकर पुलिस वालों का भी दिल पसीज गया। और जब कोर्ट की जो कार्रवाई होती है मजिस्ट्रेट के सामने, तो पुलिस वालों ने यानी मजिस्ट्रेट के सामने अपने आप से कह दिया कि सर आप भी इसकी कहानी सुनिए, कहानी गलत नहीं, कहानी सही है। जब मजिस्ट्रेट ने इस बच्चे की पूरी कहानी सुनी, इसकी घर की हालत सुनी, माँ के बारे में जाना, इसने बताया कि मेरे पिता नहीं है और मैंने जो पर्स चुराया था वो किसी और इंटेंशन के साथ नहीं चुराया था, बस मैंने अनाज लेने के लिए चुराया था, यानी कि हम कैसे भी 2 वक्त के भोजन का इंतजाम कर लें इसलिए चुराया था। तो संबंधित जज, चूंकि वो तो कानून से भी बंधे हुए थे, भाई कानून के अकॉर्डिंग अपना व्यवहार करते, यही भाई जज का मतलब क्या है, जज का मतलब ही यही है कि वो जो कानून में लिखित है उसके अकॉर्डिंग अपराधी को सजा दे या फिर उसको बरी कर दे। अब चूंकि इस बच्चे का अगर कानून की दृष्टि से देखें तो कानून की दृष्टि से इसका अपराध था, भाई कानून की दृष्टि से तो इसने अपराध किया है, लेकिन वहां पर जज ने कानून की नहीं सुनी, वहां पर जज ने जो है अपनी नैतिकता की, यानी अपनी इंसाइट की, जो उसका अंतःकरण है, अपनी अंतरात्मा है, उसकी आवाज सुनी, यानी मोरलिटी वाले सेक्शन की आवाज सुनी। और जज ने ये फील किया कि वास्तव में बच्चा ने अपराध जो किया है वो जानबूझकर नहीं किया है,
उसने किसी इंटेंशन के साथ नहीं किया है कि हमारा यही इंटेंशन होगा, नहीं, उसने अपनी भूख मिटाने के लिए अपराध किया है। तो जज ने पूरा माजरा सुन के इस बच्चे को बरी कर दिया। साथ ही साथ जो भी उस ब्लॉक के संबंधित अधिकारी थे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनको आदेश दिया कि इनके पास जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है राशन से संबंधित या फिर जो भी सरकारी योजनाओं से संबंधित डॉक्यूमेंट नहीं, वो डॉक्यूमेंट पूरे बनवाए जाएं, इनको आर्थिक मदद भी दी जाए। और जज ने तत्काल बच्चे को रिहा कर दिया। अब देखिए, दो बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। जज अगर जज महोदय ये चाहते तो इसको सजा भी दे सकते थे। सजा इसको 6 महीने 1 साल, जितनी भी कानून में जितनी भी प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग सजा हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी कानून के अकॉर्डिंग। लेकिन जज ने कानून की नहीं सुनी। यहाँ पर जज ने किसकी सुनी? अपनी इनसाइट की, अपनी अंतरात्मा की, अपनी मोरलिटी वाले सेक्शन की सुनी और एक बच्चे की जीवन या कह सकते हैं भविष्य को बचा लिया। अब इसका दूसरा पहलू भी है। मान लीजिए बच्चा जो है जेल चला जाता, तो यहां पर एक बात निकल कर आती है कि जेल जाने पर क्या होता, हो सकता था पेशेवर अपराधी भी बन जाता, और पेशेवर अपराधी अगर बन जाता तो समाज में एक व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो कईयों के लिए खतरा बन जाता। तो जरूरी यह था कि एक व्यक्ति के दूषित होने से, एक व्यक्ति के खराब होने से समाज पूरा खराब हो जाएगा। इससे बेटर ये एक व्यक्ति को सुधार दोगे तो समाज को सुधारने में वो व्यक्ति भी योगदान देगा। तो जज ने यहाँ पर अपनी नैतिकता या अपनी अंतरात्मा के आधार पर डिसीजन लिया और सकारात्मक डिसीजन था। इसकी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं प्रशंसा भी हुई। जज को लोगों ने, कई सारे लोगों ने बधाइयाँ भी दी। बाद में कई सारे समाज सेवी संगठनों ने जाकर जो है जज को शुभकामनाएं दी हैं, इस बच्चे की मदद भी की है। तो एक तो ये निकल कर आता है, एक केस तो ये निकल कर आता है किस तरह से यहाँ पर न्यायपालिका में जो व्यक्ति आसीन है उसने अपने नैतिकता का परिचय देते हुए एक बच्चे को, भविष्य को बचा लिया। भविष्य को ही नहीं बचा लिया बल्कि एक समाज में एक नैतिक प्रतिमान भी स्थापित किया, नैतिक मानदंड भी स्थापित किया अन्य सभी कोर्ट के लिए, अन्य सभी जजों के लिए। अगर आप इस तरह का व्यवहार करें, इस तरह के अगर आप व्यवहार से किसी भी केस का डिसीजन दें तो यकीन मानिए समाज में भी बदलाव आएगा, लोग भी सुधरेंगे और क्राइम भी कम होंगे और लोगों की समस्याएं हैं उनका भी निराकरण हो जाएगा। तो एक तो केस आपके सामने ये है। इसकी कहानी ये है, आप कहानी अगर पढ़ना चाहते हैं पूरी तो कहानी मैंने वैसे मुंह जुबानी सुना दी है, लेकिन मैंने कहानी यहाँ पे लिख दी है। ये कहानी पूरी तरह से न्यूज़पेपर की पेस्टिंग है, क्योंकि जैसा न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था उस तरह से मैंने यहाँ पर ये पूरा लिख दिया है, उस तरह से ये पूरा ये पोस्ट कर दिया है। तो आप ये पढ़ सकते हैं। जो जज महोदय थे उनका नाम था मानवेंद्र मिश्र। उन्होंने ये पूरी कहानी सुनी। कहानी सुनने के उपरांत उन्होंने अपने जो है इसकी मजबूरी समझते हुए उसके आरोपों से मुक्त कर दिया। तो केस बंद आपने यहाँ पे समझ लिया है किस तरह से जज ने नैतिक मानदंड को स्थापित किया, समाज में नैतिक संदेश दिया, ये आपने यहाँ पर देख लिया। अब आपके सामने केस 2 है। केस 2 इतना मार्मिक है, जिस समय मैंने इस घटना के बारे में सुना था मेरी आंखें भी भर आई थी। शायद आज आप ये स्टोरी सुनकर आपकी भी आंखें भर आएं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस स्टोरी के बारे में पहले भी पढ़ा हो, खास करके एमपी के लोगों ने, क्योंकि एमपी में उस समय ये काफ़ी चर्चा का मुद्दा बन गया था। ये घटना जो है ये 1 अक्टूबर 2019 के आसपास की घटना है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, एक तरफ बच्ची की इमेज जो आप देख रहे हैं ये मंदिर प्रांगण की इमेज है और सीसीटीवी की इमेज है। दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्ची का परिवार है। परिवार में इसके एक पिता हैं, इसके 2 छोटे छोटे भाई बहन हैं। माँ जो है वो पहले ही एक्सपायर हो गई है, माँ की मृत्यु पहले ही हो गई है। ये घटना भी कोरोना लॉकडाउन के बाद की है, क्योंकि उसके बाद आपने देखा होगा पूरी तरह से अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई थी। साथ ही साथ जो भी काम के साधन थे, काम के जो भी रोजगार के साधन थे, वो कहीं ना कहीं बंद हो गए थे। इस वजह से लगभग पूरे देश में ऐसी जो घटनाएं हुई हैं बहुत ज़्यादा हुई हैं कि लोगों के पास काम है नहीं, काम करने जाएं तो कहाँ जाएं, पैसा है नहीं, खाना तो है ही है। तो यहाँ पर भी वही होता है। बच्ची के पिता जैसे तैसे करके 2 किलो अनाज अरेंज करते हैं कहीं से और इस बच्ची को वो अनाज देते हैं और कहते हैं आप जाइए और चक्की से ये पिसवा कर लाइए। बच्ची जाती है चक्की पर, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि वो अनाज जो होता है वो चोरी हो जाता है। अनाज जो है उस अनाज की चोरी हो जाती है। अब चूंकि बच्ची छोटी है, चक्की के मालिक से कहती है कि भाई अनाज चोरी हो गया। चक्की का मालिक, बच्ची छोटी, उसको डरा धमका देता है, तो बच्ची उससे कुछ कह भी नहीं पाती है। आप लोग ये सब बात जानते हैं, आपने फील भी किया होगा। जो हमारी बड़ी दीदी होती हैं वो माँ का रोल भी निभाती हैं, माँ की अनुपस्थिति में माँ का रोल निभाती हैं, चाहे किसी भी उम्र की हो। जरूरी नहीं है कि वो 20 साल की, 21 साल की, नहीं। आप बचपन में भी आपने देखा होगा, अगर आपसे बड़ी 1 साल या 2 साल बड़ी सिस्टर हैं तो उन्होंने माँ की अनुपस्थिति में माँ का रोल निभाया है, और यही इस बच्ची के साथ है। अब चूंकि 2 किलो जो गेहूं दिए थे वो चोरी हो गए हैं। अब बच्ची को अपने छोटे भाई बहनों का, उनका भी याद आ रहा है कि भाई वो भूखे हैं, कहीं से कुछ करना है, अरेंज करना है। तो 12 साल की बच्ची, इसको कुछ सूझता नहीं है। बगल में एक मंदिर होता है, मंदिर में चली जाती है और मंदिर की दान पेटी से ओनली 250 रुपये निकाल लाती है। 250 रुपये, ज़्यादा नहीं है, 250 रुपये। आप देख पा रहे हैं इस इमेज में, आप देख पा रहे हैं 250 रुपये चोरी कर लेती है। अब 250 रुपये चोरी कर लिए, चोरी तो है ही चोरी है, यानी गुनाह तो किया ही है। अब मंदिर के सीसीटीवी में ये कैद हो जाती है घटना। उसके बाद जो क्या है, मंदिर की सीसीटीवी में जब घटना कैद हो जाती है,
उसके बाद मंदिर का जो भी प्रबंधन है या पुजारी वगैरह है वो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, और पुलिस भी इतनी महान है वो बच्ची को गिरफ्तार कर लेती है। यानी पुलिस इसकी मजबूरी वगैरह जो है वो नहीं सुनती है, वो बच्ची को लगातार एकदम उठा के गिरफ्तार कर लेती है। यानी पुलिस भी अपना रोल निभा रही है, चाहे वो किसी भी उसमें हो, नैतिक हो या अनैतिक हो, पुलिस अपना रोल कानूनी रूप से निभा रही है। तो वो यहाँ पे बच्ची को गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के उपरांत उसको बाल सुधार गृह में शहडोल में भेज दिया जाता है। बच्ची जब बाल सुधार गृह में चली जाती है, इसके जो छोटे जो भाई बहन है वो खाना पीना छोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था बड़ी बहन जो होती है वो माँ के समान होती है। बच्चे अपनी बड़ी बहन के बिना खाना पीना खाना छोड़ देते हैं। तब तक ये घटना सामाजिक जो भी लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जो भी हैं, लोकल न्यूज वाले हैं, उन तक ये पहुंच जाती है खबर कि पुलिस ने ये कृत्य किया है। और संबंधित जो भी मजिस्ट्रेट वगैरह थे उन्होंने भी, इतने महान लोग थे, उन्होंने बच्ची को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। उसके बाद ये मामला जो है राजनीतिक रूप से तूल पकड़ लेता है। उसी समय एमपी में तत्कालीन सरकार जो होती है वो कांग्रेस की होती है, कांग्रेस सरकार वहां पे होती है, तब ये घटनाक्रम हुआ होता है। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि जब विपक्ष के सामने ऐसा कोई मुद्दा आता है तो वो घेरने का प्रयास करता है, कैसे भी सरकार को घेरा जाए। तो जब बीजेपी वालों को ये मुद्दा मिल जाता है तो बीजेपी वाली भी इनको, कांग्रेस को घेरने का प्रयास करते हैं। और जब घेरने का प्रयास करते हैं तो आप ये देखेंगे फिर तो तमाम घटनाक्रम होता है। अंत में कांग्रेस के जो उस समय तत्कालीन सीएम होते हैं वहां पर, कमलनाथ जी, वो इस बच्ची को रिहा करने का आदेश देते हैं, साथ ही साथ 1 लाख रुपए की मदद देते हैं, और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उन सब का लाभ इसको प्रोवाइड करने की आदेश भी जारी करते हैं। लेकिन अब समझने वाली बात, यहां पर कई सारी चीजें हैं, कई सारी पहलू हैं तो आपको समझने होंगे। पहला पहलू आ जाता है पुलिस का, दूसरा पहलू आ जाता है संबंधित जो भी व्यक्ति थे, पुजारी वगैरह थे, उनका आ जाता है, ठीक है। तीसरा पहलू आ जाता है वो चक्की वाले का। अब समझने का प्रयास करना है यहां पर कि गलती किसकी थी यहां पर। और चौथा पहलू अगर हम काउंट करें तो मजिस्ट्रेट का पहलू है, जो मजिस्ट्रेट है जिसके सामने इस बच्ची को पेश किया गया और जिसने इसको बाल सुधार गृह में भेजा, वो मजिस्ट्रेट था। चारों लोगों की बात कर लेते हैं बारी बारी से। पुलिस, क्या पुलिस ने यहां पर अपना काम सही प्रकार से किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? भाई चोरी तो बच्ची की भी हुई है। मान लीजिए बच्ची ने 250 रुपए चुराए हैं तो बच्ची ने तो गुनाह किया ही किया है, लेकिन जो उसके 2 किलो गेहूं चुराए गए थे उसका क्या किया? उसके लिए कोई एक्शन लिया पुलिस ने? नहीं लिया। यानी पुलिस ने भी अपना काम सही प्रकार से नहीं किया। अगर पुलिस वहीं पर अपना काम सही प्रकार से करती तो बच्ची को यहां तक पहुंचना ही नहीं पड़ता। आप समझ रहे हैं आप? यानी पुलिस भी वहां पर नैतिक रूप से डिसीजन ले लेती, नैतिक रूप से पुलिस भी वहां पर काम कर लेती तो बच्ची को ये पूरी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। पुजारी, यानी जो भी संबंधित मंदिर का पुजारी था, अगर वो उस बच्ची को ढूंढ कर, अगर बच्ची की जो परेशानियां थी, समस्याएं थी, उनको जेन्युइन रूप से समझता सुनता तो शायद इतना बड़ा मौका आता ही नहीं। और कहीं ना कहीं उसने जो कृत्य किया, जो पुजारी ने, जो संबंधित व्यक्ति या प्रबंधन ने जो कृत्य किया, वो भी गलत था, वो भी गलत था। क्योंकि मंदिर जो है, आपको यही पता होगा कि मंदिर जो है, मंदिर में पैसे कौन चढ़ाता? पब्लिक चढ़ाती है। भाई भगवान तो यूज करते नहीं है, पब्लिक का पैसा पब्लिक के लिए ही है। अगर बच्ची ने वहां से दान पेटी में से कुछ निकाल लिया तो कुछ गलत नहीं किया। एक पहलू इसका ये भी है, कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि बच्ची की जरूरत थी। भाई मंदिर का जो पैसा है या किसी भी धार्मिक संस्थान का जो पैसा होता है, लोग चढ़ाते हैं, जो भी उनके अनुयायी होते हैं देते हैं। किस लिए देते हैं? पुण्य के लिए देते हैं। पुण्य क्या है? लोगों की सेवा करना। तो अगर बच्ची ने पैसे ले भी लिए थे तो पुजारी का ही नैतिक फर्ज बनता था कि वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करवाता। पहली बात यहां पर ये निकल कर आती है, यानी पुजारी ने भी अपनी नैतिकता का परिचय यहां पर नहीं दिया। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले व्यक्ति की, चक्की वाले की। चक्की वाले के यहां से 2 किलो जो गेहूं चोरी हो जाता है, तो इसका इसमें या तो हाथ होता है या फिर ये हो सकता है कि इसने जानबूझ के वो गेहूं किसी को और अपने गेहूं में मिला दिया हो, बच्ची समझ के उसको भगा दिया हो। तो कहीं ना कहीं गलती सबसे ज्यादा किसकी है? इस चक्की वाले की है, जो कि इसने कृत्य किया। सबसे बड़ा चोर इसमें कौन निकल कर आया? इसमें चक्की वाला निकल कर आया। अगर चक्की वाला ऐसा ना करता तो बच्ची चोरी के लिए मजबूर नहीं होती। तो कहीं ना कहीं चक्की वाले का सबसे बड़ा इसमें गुनाह है। मजिस्ट्रेट महोदय इतने महान थे कि बच्ची की जो जेन्युइन प्रॉब्लम थी उसको ना समझकर उन्होंने ना समझी का परिचय दिया और बच्चे को तत्काल बाल सुधार गृह में भेज दिया। हालांकि इन सब घटनाक्रम के बाद पता ही है क्या होता है, यानी बहुत ज़्यादा आउटरीच आया, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में एक बाढ़ सी आ गई कि बच्ची के साथ अन्याय किया है, और अंत में इसको छोड़ने का आदेश दिया जाता है। यानी ये ट्वीट है, ऑफिशियल ट्वीट है कमलनाथ जी का। कई बार जीवन यापन के लिए अभाव में मासूम गलत राह पकड़ लेते हैं। सागर जिले के रहली गांव के मजदूर परिवार को 1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ ही परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करने के व परिवार को राशन उपलब्ध कराने के निर्देश। आप समझ रहे हैं? यानी उस समय के तत्कालीन सीएम जो थे कमलनाथ जी, इन्होंने तत्काल आदेश जारी किया है और बच्ची को रिहा कर दिया गया है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है
कि यहाँ पर ये जो सब लोग व्यक्ति हैं, क्या इन लोगों ने अपना काम निष्ठापूर्वक किया है? नहीं किया है। किसी ने भी अपना काम निष्ठापूर्वक नहीं किया है। ना तो पुलिस ने ही कानूनी रूप से अपना काम किया है, समझ रहे हैं आप, ना ही जो पुजारी जो कि धर्म का पालन करते हैं, इन्होंने भी अपनी जो धार्मिक भावनाएं हैं, धार्मिक विचार, इनका भी पालन नहीं किया है। यानी हम कह सकते हैं धार्मिक वैल्यू है, उन्होंने धार्मिक वैल्यू को भी दरकिनार कर दिया है। चक्की वाला तो दोषी है ही है, और मजिस्ट्रेट ने भी नैतिक रूप से 1% भी नहीं सोचा है। तो कहीं ना कहीं इन सबका रोल यहाँ पर आप देखेंगे सस्पेंस वाला रोल है, इन्होंने किसी ने भी ढंग का रोल नहीं किया है। तो अब आप समझ सकते हैं, आपके सामने 2 केस जो मैंने दिए हैं कि किस तरह से अगर प्रशासन चाहे तो नैतिक मानदंड स्थापित हो सकते हैं, और प्रशासन चाहे तो नैतिक मानदंड नहीं, समाज में एक नकारात्मक संदेश भी जा सकता है। तो यहाँ पर वो मजिस्ट्रेट ने वही किया है। यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट ने किया है वो उससे समाज में एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है, और जो नालंदा में मजिस्ट्रेट ने जो किया है उससे समाज में एक पॉजिटिव संदेश जा रहा है। तो यही फर्क है। यानी यही सारी चीजें जो होती हैं समाज में नैतिक मानदंड स्थापित करवाने में मदद करती हैं, नैतिक मानदंड, नैतिक प्रतिमान बनाने में यह मदद करती हैं। और मान लीजिए ये सारे जो कृत्य होते हैं, गलत कृत्य होते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में एक गलत संदेश जाता है। लोगों के भीतर जो प्रशासनिक तंत्र है या प्रशासनिक जो भी आयोग हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उनको लेकर उनके मन में कटु भाव आ जाता है, उनके मन में कठोरता आ जाती है कि भाई ये संस्थाएं सब बेकार हैं, पुलिस वाले सब ऐसे ही हैं, दलाल होते हैं, चोर होते हैं। यही तो आता है। अगर यही पुलिस अच्छा काम करती थी तो लोगों के मन में क्या था कि पुलिस ने काम बहुत सराहनीय किया, काम पुलिस का काम बहुत अच्छा रहा। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से समाज में नैतिक मानदंड पहुंचा रहे हैं, किस तरह से नैतिक संदेश दे रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि न्यायपालिका कैसे अपना रोल निभाती है। 2 केस मैंने दिए हैं, दोनों केसों से आपने न्यायपालिका की जो भूमिका है बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब इसका चौथा वाला आ जाता है लोक प्रचार या संचार। इसके बारे में मुझे बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि लोक प्रचार और संचार आपने इन दोनों केसेस में देख लिया, किस तरह से ये केस लोगों तक पहुंचे, लोगों ने कैसे प्रतिक्रिया दी, कैसे लोग इनके प्रति जागरूक हुए, ये सब चीज़ें समझ ली। यानी लोगों के मन में भी ये बात क्लियर हो गई होगी कि भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, कोई गुनाह कर रहा है, तो एटलीस्ट उससे पूछ तो लो कि भाई क्यों किया, क्या मजबूरी है, उसकी सिचुएशन तो देख लो। आपके अंदर भी अंतरात्मा है, आपकी अंतरात्मा भी कुछ आवाज़ देगी, तो वो तो कर लो। तो ये संदेश गया। तो ये जो चीज़ है ये लोक प्रचार और संचार में यही आ जाता है जो आपने अभी इसमें देखा है। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ आप में से कई सारे अभ्यर्थियों के मुझे कमेंट देखने को मिल रहे हैं, उन सबका कहना ये है कि सर हम इसके नोट्स कैसे तैयार करें। देखिए पहली बात ये जान लीजिए, मैंने आपसे जैसा कि स्टार्टिंग में ही कह दिया है, एथिक्स के एंड होते ही मैं इन सब की जितनी भी पीडीएफ बनेंगी वो सब आपके सामने शेयर कर दूंगा। पहली बात ये समझ लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, नोट्स आप मत बनाइए। कुछ कुछ मैन शब्द आ जाते हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। दूसरी बात यह है कि एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि सैद्धांतिक से ज़्यादा व्यवहारिक है, अप्लाइड है। आप जितना ज़्यादा इसको समझ लेंगे, जितने ज़्यादा इसके एग्जाम्पल को आप समझ पाएंगे, उतना ज़्यादा एथिक्स आप अच्छे से समझ पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे, एग्जाम में आंसर लिख पाएंगे, और इंटरव्यूअर में यानी इंटरव्यूअर के सामने आप अपना अच्छा इंटरव्यू भी दे पाएंगे। तो जरूरी ये है इसके व्यवहारिक पक्ष को देखते हुए इसको समझना। लिखने से ज़्यादा आप इसको समझने पर बल दीजिए। आप नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स इसके कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा आप जो भी किताब मैंने आपको रिकमेंड की है उसको आप ले लीजिए। कम से कम किताब का जो लैंग्वेज है वो भी तो पढ़िए। भाई किताब में लैंग्वेज क्या दिया है, कैसे में आंसर राइट करना है, क्योंकि यहाँ पर तो हम व्यवहारिक रूप से आपको समझा दे रहे हैं, लेकिन किताब में जो भाषा दी है वो भी पढ़ना जरूरी है। यानी ये वीडियो देखने के उपरांत आपको जो भी किताब मैंने रिकमेंड की है वो किताब भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। केवल वीडियो पर डिपेंड मत रहिए। यही बात कोचिंग वाले भी कहते हैं और यही बात मैं यहाँ भी कह रहा हूँ। आप में से कई लोग पूछते हैं कि सर आपके ये नोट्स जो हैं, आपकी जो वीडियो है, किससे आ रहे हैं। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 6 सोर्सेस इस्तेमाल करने पड़े हैं, जिसमें दृष्टि आईएएस के क्लास नोट्स भी हैं। दृष्टि आईएएस का जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम वाला है पूरा, वो भी है इसमें। इसके अलावा देह के नोट्स भी हैं, क्लास नोट्स भी हैं, देह के जो भी डीएलपी वाले नोट्स हैं वो भी हैं, विजन के भी नोट्स हैं इसमें। आपकी जी सुब्बा राव वाली बुक भी इसमें शामिल कर ली है मैंने। आपकी जीएस वर्ड के जो नोट्स हैं वो भी इसमें शामिल कर लिए। यानी जितने टॉपिक जहाँ से मुझे अच्छे मिल रहे हैं, जहाँ से मुझे अच्छी लैंग्वेज मिल रही है जो कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ और आपको अच्छे से समझ में आ सके, वो सारी लैंग्वेज मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बात बोल दी थी और आज भी रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी एक नोट्स या कोई भी एक बुक इसके लिए सफिशियंट नहीं है, ये समझ लीजिए। यानी कोई भी एक बुक इसके लिए सफिशियंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट को जोड़ तोड़ कर रखा गया है। हर व्यक्ति ने इसको अपने हिसाब से समझाया है, हर व्यक्ति ने इसको अपने हिसाब से किताब में अरेंज किया है। तो यहाँ पर क्या है, पूरा व्यवहारिक पक्ष है, और व्यवहारिक पक्ष को आप जितने अच्छे से समझ जाएंगे उतना ही अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा देखिए वीडियो के डिले होने का रीज़न ये था, कुछ दिन से मैं डिस्टर्ब था।
अपनी परेशानियों को लेकर डिस्टर्ब था, उस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। और एथिक्स का वीडियो ऐसा है कि यहाँ पर जब तक आपका फ्री माइंड नहीं होगा आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी ये है कि फ्री माइंड होना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने, जब मैं फ्री माइंड हो गया, मुझे लगा अब कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। और बीच में ही मैं आपको जो ज्योग्राफी के वीडियो भी देते रहा, जिससे कि आपके ज्योग्राफी का भी जो टेस्ट सीरीज है वो अपडेट हो रहा है और साथ ही साथ आपको मिलता भी जा रहा है। तो आई होप आप दोनों जो वीडियो आपको मिल रहे हैं, दोनों वीडियो को आप देखा कीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूला कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।